अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं अलीना शिगरी। बजट 2024-25 के बाद स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान देखा गया। लगता है कि बजट को अपने हक में देखकर अशराफिया ने भी इसे खूब सराहा है। हकीकत यह है कि शहबाज सरकार ने बजट में तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों की भरमार कर दी है। वजीर खजाना जनाब मोहम्मद औरंगजेब साहब उर्फ औरी ने फरमाया कि तनख्वाहदार तबके पर टैक्स लगाने के सिवा कोई चारा नहीं है। टैक्स टू GDP को 10% से 13% तक लेकर जाने के लिए टैक्स लगाना जरूरी है कि जो टैक्स बेस है उसको वसी करना है। 10% टैक्स टू GDP रेशो इज सिंपली नॉट सस्टेनेबल। इसको हमने अगले 2 से 3 सालों में के 13% के करीब अगले 3 साल में हम इस टैक्स टू GDP को रेशो को ले जा सकें। दूसरी तरफ पंजाब का 5,446 अरब रुपए का टैक्स फ्री बजट पेश कर दिया गया। इब्तिदाई आदाद-ओ-शुमार से तो लगता है कि जैसे था वैसे ही चलेगा की बुनियाद पर बजट पेश किया गया है। अगर कोई खास रिलीफ नहीं दिया गया तो कोई नया टैक्स भी नहीं लगाया गया। हाई कोर्ट की बात करें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत लिखने के बाद जजेस अदालती मामलात में अमल दखल को बर्दाश्त करने से बज़ाहिर इनकारी होते जा रहे हैं। सरगोदा में सदाए दहशतगर्दी अदालत के जज मोहम्मद अब्बास साहब ने लाहौर हाई कोर्ट को रिपोर्ट पेश की और आगाह किया कि सियासी केसेस पर असरअंदाज होने के लिए हुकूमत और खुफिया इदारों की जानिब से दबाव डाला जा रहा है, जिस पर लाहौर हाई कोर्ट ने खुद नोटिस लेते हुए आज समाअत की। चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान ने IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से इस्तफसार किया कि क्या आपने वो बंदा ढूंढा है जो जज साहब से मिलना चाहता था, जिस पर IG साहब ने जवाब दिया कि अदालत के बाहर फायरिंग हुई, जज साहब के हुक्म पर हमने इंक्वायरी कराई, हमें सबसे पहले अदालत के इलाके की जियो फेंसिंग करानी होगी, मगर डेटा का मसला है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने टेलीफोन कंपनियों को हुक्म दिया है कि वो किसी को मोबाइल डेटा नहीं देंगी। हमारी वजारत दाखिला पंजाब और वफाकी वजारत दाखिला के साथ फौरी तौर पर एक कमेटी बनाई जाए। अदालत ने सवाल किया कि आपने किस कानून के तहत वकला और साइलिन को अदालत जाने से रोका, जिस पर IG साहब का कहना था कि इस हवाले से खास खतरा मौजूद था। हमने दफा 144 नाफिज की ताकि लोग इकट्ठे ना हो सके और इसीलिए रास्ते बंद किए गए। इस पर चीफ जस्टिस साहब ने जवाब दिया, फिर तो सारी अदालतें ही बंद कर देते हैं। आप मुझे कोई कानून बता दें कि किस कानून के तहत अदालत में जाने से रोका गया। आप फिर कर्फ्यू क्यों नहीं नाफिज कर देते। केस का फैसला महफूज कर लिया गया। दूसरी जानिब वकील सलमान अकम राजा ने दलाइल दिए कि हाई कोर्ट ने कहा है कि सजा मौतली की दरख्वास्त पर 10 दिन और मरकजी अपीलों पर 30 दिन में फैसला किया जाए। मजीद वकील सलमान सफदर साहब ने अदालत में दलाइल दिए और इस्तदा की कि बुशरा बीबी साहिबा और उनकी सज़ा ईद से कबल मुअत्तल कर दें। दलाइल देने के लिए वो तैयार हैं, जिस पर जज साहब का कहना था कि मैं ईद से पहले सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर फैसला करूंगा, चाहे फैसला जो भी हो। इद्दत में निकाह केस हो, हतक इज़्ज़त बिल हो, सहाफ़ियों की पकड़ धकड़ हो या सियासी रहनुमा बिलखुसूस खवातीन वर्कर्स की गिरफ्तारी, ऐसे इकदामात ने हुकूमत को न सिर्फ मकामी सतह पर आमरीत की सानवी शक्ल बना दिया है, बल्कि आलमी सतह पर भी ये हुकूमत मुल्क की रसवाई का बायस बनी हुई है। ऐसा ही एक बेतुका फैसला और भी किया गया कि जो था कि जितने भी समंदर पार पाकिस्तानी किसी भी दूसरे मुल्क में पनाह लिए हुए हैं, उनकी पाकिस्तान की शहरियत मनसूख कर दी जाएगी। इस हवाले से बरतानिया में ABN न्यूज़ के ब्यूरो चीफ चौधरी तब्रेज़ साहब ने बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों से बात की है। वो क्या राय रखते हैं, वो क्या कहते हैं इस फैसले के हवाले से, आइए जानते हैं। जी लीना, ये जो हालिया नोटिफिकेशन हुआ है वजारत दाखिला की तरफ से असाइलम सीकर्स को जो बैरूनी ममालिक में आबाद हैं उनको पाकिस्तानी पासपोर्ट जारी नहीं किए जाएंगे। बरतानवी कवानीन के माहिर कानूनदान हैं और पाकिस्तान के कवानीन में भी गहरी निगाह रखते हैं बैरिस्टर मिर्जा सफदर इकबाल। पाकिस्तान का कानून इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि जिस शख्स के पास नेशनैलिटी है पाकिस्तान की, उसके पासपोर्ट या नेशनल आइडेंटिटी कार्ड को रोका जाए। जो रिफ्यूजी स्टेटस के लिए अप्लाई करते हैं उनको किसी न किसी वजह से ऐसा ट्रीटमेंट उनके साथ होता है मुल्क में कि जिसकी बेस पे वो अपनी जान बचा के बरतानिया में आ जाते हैं। जो भी करते हैं यहाँ से पैसे कमा के उधर ही भेजते हैं, तो गवर्नमेंट पाकिस्तान को इस फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए। उनके मुस्तकबिल के लिए उनको वीजा लेने के लिए पाकिस्तानी पासपोर्ट रिक्वायरमेंट होगा, वो बंद कर दिया गया है। यह नहाई इंतहा इंसाफी है। जो रेफ्यूजी होते हैं उनको अपने कंट्री से और ज्यादा कोऑपरेशन की जरूरत होती है। इस मरासले के बाद ये लगता है कि वो उन रेफ्यूजीज को
नफरत की नज़र से देख रहे हैं। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਂਦਾ ਪਰਦੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਥੇ ਆਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੇ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਇੱਥੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਨਾ। हुकूमत पाकिस्तान ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। पाकिस्तान के अंदर एट द सेम टाइम ये उनके ह्यूमन राइट की सीवियर वायलेशन है। और नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ जो वफाकी बजट पेश किया गया, अपोजिशन ने तो इस पर भरपूर एहतजाज किया है। ये बजट नेचुरली सैलरीड क्लास पर मज़ीद बर्डन जो है वो डालता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इस पर साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब क्या राय रखते हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं स्टूडियो में। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अब भाई साहब, सबसे पहले तो आपका रिएक्शन इस बजट के हवाले से क्या था? नहीं, रिएक्शन क्या बजट पे क्या दिया आपने? नहीं, मतलब आप पिछले पाकिस्तान के 20 साल के बजट उठा लें, यही है। हर दफ़ा आपके अखराजात बढ़ जाते हैं और बुनियादी तौर पर सूद बढ़ता है, इंटरेस्ट पेमेंट जो है, और उसके लिए आप इजाफी टैक्स लगाते हैं आवाम पे, और फिर भी आपके जो कलेक्ट करते हैं वो चला जाता है, फिर भी खसारा होता है। इस बजट में भी 8,500 अरब का खसारा है। इन्हीं साल आप 8,500 अरब मज़ीद कर्जा ऐड करेंगे, और आपने इस दफ़ा इजाफी टैक्स भी तकरीबन 4,000 अरब के अवाम पे लगाए हैं। जिस मुल्क में ग्रोथ ना हुई हो, इकॉनमी तो वहीं खड़ी है, ये 4,500 अरब आप अवाम की जेब से निकालेंगे। यहाँ आप जरदारी साहब को बिठा दें, इमरान खान साहब को बिठा दें, बजट यही होगा। ये बात भी याद रखें, यहाँ कोई मुआवजा नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इन सब को बैठ के आज आगे के मुल्क के, ये चंद सालों की बात है, ये पॉसिबल नहीं रहेगा बजट बनाना। आपका सूद और कर्जा इतना बढ़ जाएगा कि आप बजट नहीं बना पाएंगे। सर, मतलब सोचने की बात है कि हम अगर कमा रहा है एक शख्स 10,000 है और स्पेंड कर रहा है 18,000, तो ये फॉर्मूला जो है ये कहाँ लेके जा रहा है मुल्क को? जी, इसीलिए ना कि आपके, अगर आप उन्हीं लोगों पे टैक्स लगाते रहेंगे जो बेचारे 22-25 लाख लोग हैं जो टैक्स अदा करते हैं, बाकी पाकिस्तान तो टैक्स अदा ही नहीं करता ना। सिर्फ पाकिस्तान में 22-25 लाख लोग हैं जो टैक्स अदा करते हैं, तो आप उन्हीं के रेट बढ़ाते जाते हैं, उन पर टैक्स इजाफी लगाए जाते हैं। नॉन फाइलर कैटेगरी बनाई हुई है। नॉन फाइलर वो आदमी है जो कहता है मैं आपके मुल्क के कानून को नहीं मानता, मैं टैक्स नहीं अदा करूँगा। आप कहते ठीक है, तुम टैक्स ना अदा करना, जब कोई गाड़ी वाड़ी खरीदोगे, घर खरीदोगे तो थोड़ा टैक्स ज़्यादा दे देना। मैं ये पिछली कई खुदों से पूछ चुका हूँ, ये बताएं कि नॉन फाइलर कौन से कानून के अंदर मौजूद है, या आप क्यों नॉन फाइलर कहते हैं किसी को? नॉन फाइलर मुजरिम है इस मुल्क का। आप कानून बना लेंगे, आदमी नॉन फाइलर होगा। मैं भी नॉन फाइलर बनना चाहता हूँ, आप भी मुझे पूरा यकीन है नॉन फाइलर बनना चाहेंगी ताकि टैक्स अदा ना करें। सहूलियात बहुत ज़्यादा है, बट भाई साहब 45 अभी भी 45% नॉन फाइलर्स के लिए टैक्स की शरह रखी है। आपको लगता है मतलब नॉन फाइलर्स के लिए तो आपने वो शूट एट साइड का हुक्म दे दिया, बजाय इतने अग्रेसिवली कोई आना चाहेगा? नहीं, वो रखी है, उनको ज़मीन वगैरह बेचेंगे या आगे पीछे इस किस्म के ट्रांजैक्शन पे रखी है। टैक्स तो उनसे नहीं ले रहे आप, वो अपनी इनकम पे वो भी टैक्स नहीं देते हैं। हाँ। तो वहाँ भी नहीं देंगे, वो वहाँ पे भी नहीं देंगे। वहाँ भी यकीन करें, वहाँ भी नहीं देंगे, पर लोग रास्ता निकाल लेते हैं इन चीज़ों का। बिल्कुल। अब भाई साहब, आपने जब वजारत उज़्मा का चार्ज संभाला था, आपने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था कि टैक्स ना देना सबसे बड़ा, आपने उसको जुर्म करार दिया। सबसे बड़ा जुर्म है जब आप टैक्स अदा नहीं करते, मुल्क को कर्जा लेना पड़ता है। ये इस मुल्क के साथ जुल्म है, इस मुल्क के गरीब लोगों के साथ जुल्म है जो आपकी जगह टैक्स अदा करते हैं। जो आदमी टैक्स अदा नहीं करता उसकी जगह गरीब आदमी टैक्स अदा करता है। इनडायरेक्ट टैक्सेशन आती है। अब GST आपने 1% बढ़ा दी है, हर चीज़ की कीमत 1% बढ़ जाएगी। तो वो कौन, ये क्यों लगा है? क्योंकि लोग टैक्स अदा, नॉन फाइलर्स हैं, टैक्स अदा नहीं करते। और आपने एक और बात भी कही थी कि हमारे पार्लियामेंटेरियन जो हैं वो टैक्स चोर हैं। जी बिल्कुल, मैं आज भी कहता हूँ, क्यों नहीं उनसे वसूल कर पाते? मैं यही कह रहा हूँ ना, आपके पास एक बिल्कुल बड़ा आसान निज़ाम मौजूद है शनाख्ती कार्ड की सूरत में। आप इस मुल्क के हर आदमी को जिसके पास शनाख्ती कार्ड है वो पोटेंशियल टैक्स पेयर है, वो कह दे, एक ऐप बना दे, कह दे मेरा कोई टैक्स नहीं है, बस मैं इनकम ही नहीं है। जिस आदमी की इनकम होगी एक सतह से ज़्यादा होगी, उसमें एक हिस्सेदार आ जाता है, उसका नाम हुकूमत पाकिस्तान। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान को कोई भी 35% टैक्स नहीं देगा। हर आदमी चोरी करेगा, नॉन फाइलर बन जाएगा, 30% भी नहीं देगा। हमने 2018 में 3 स्लैब कर दिए थे, 5, 10 और 15%। 2 महीने इम्प्लीमेंट भी हुए। PTI गवर्नमेंट ने रिवर्स किया था। हमने 18 में बजट, हालांकि हमारी हुकूमत 31 मई तक थी, बजट बनाया, फाइनेंस बिल पास किया, और आपने बाकायदा तौर पे ये भी कहा था कि मरहलावार जो है ये कम होता रहेगा। जी मरहलावार कम भी होगा, और उससे आप टैक्स नेट को बढ़ाएंगे। लोग 35% टैक्स चोरी करेंगे, 15% नहीं करेंगे।
वो निज़ाम आपके पास मौजूद है। मैं आज भी कहता हूँ इस मुल्क के हर शनाख्ती कार्ड होल्डर पोटेंशियल टैक्स पेयर है, वो कह दे मेरा कोई इनकम नहीं है, बात ख़त्म हो जाएगी, कोई मैं से पूछूंगा नहीं। लेकिन जब वो अखराजात करेगा फिर मैं उनसे पूछूंगा कि आप पैसे कहाँ से लेकर आए हैं। ये हक है हुकूमत का, पूरी दुनिया से चलती है, मैं कोई अनोखी बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया से चलती है। तो सर आप कहते हैं निज़ाम भी मौजूद है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाती, इंटेंट नहीं है, एहलियत नहीं है। जी बिल्कुल, सलाहियत नहीं है, हिम्मत नहीं है, हिम्मत चाहिए। तो आज वो सवाल भी वज़ीर ख़जाना साहब से आज हमारे बल्कि कोलीग हैं सनाउल्लाह साहब, उन्होंने सवाल किया, उन्होंने कहा 45,000 वाले को आपने उसकी सिम ब्लॉक कर दी, लेकिन आपका जो अशराफिया है, आपके जो तमाम ब्यूरोक्रेट्स मिनिस्टर्स, आप उन पर हाथ नहीं डाल रहे। 11 अरब डॉलर्स जो हैं आपने दुबई में सरमायाकारी कर ली, दुबई लीक्स में इतना कुछ सामने आ गया, आप ना मोहसिन नकवी साहब से सवाल कर रहे हैं ना किसी जनरल से सवाल कर रहे हैं। यही बात नहीं कर सकते। ये जो 1% मिफ्ता साहब कहते हैं, ये 1% भी नहीं है, ये अशारिया 1% है जिन्होंने इस मुल्क के निज़ाम पे कब्जा कर लिया है। जो वो चाहते हैं वही होता है। वो चाहते हैं कि हमें कोई ना पकड़े, टैक्स का निज़ाम नहीं बनेगा, टैक्स देना कोई इसमें छूट नहीं है, आप निज़ाम बनाएं, हर एक से टैक्स वसूल करें, ये बुनियादी बात है। किसी की प्रॉपर्टी है दुबई में, डिक्लेयर नहीं की, पाकिस्तान में रेजिडेंट शहरी है, आपका काम है उसका पीछा करना। आपके पास चॉइस नहीं है कि मैं नहीं, वैसे नहीं पूछूंगा, ये जनाब कोई बड़ा सियासतदान है, कोई जज है, कोई फलाना है, ये बात नहीं है। आपको पूछना है। एमनेस्टी स्कीम्स मिली हैं लोगों को, जिसके पास था डिक्लेयर कर देता वहाँ पे। लेकिन मैं आमदन की बात कर रहा हूँ, एसेट्स को एक तरफ कर दें, आमदन आप अखराजात कर रहे हैं। आपके मुल्क में बिजली का बिल कितना अदा होता है, कितने खरब अदा होता है, वो लोग कहाँ से पैसा लाते हैं? वो आमदन है लेकिन टैक्स अदा नहीं करते। आप पार्लियामेंट देख लें, आप पार्लियामेंट का मजबूरी जो टैक्स की अदायगी है उसको देख लें। क्या मुल्क के पार्लियामेंटेरियन इतने गरीब हैं कि वो चंद करोड़ रुपया टैक्स अदा करते हैं सारे मिलकर? ये बदनसीबी है कि जो लोग टैक्स लगाते हैं, मैं खुद पार्लियामेंट का हिस्सा रहा हूँ, मैंने उस वक्त भी कहा है, आज भी कहता हूँ कि अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। आप लोगों पर टैक्स लगाते हैं और खुद टैक्स अदा नहीं करते। सर आपने जिस तरह से शुरू में कहा कि 20 साल से यही कुछ चला आ रहा है, यानी कि इवन आपके अदवार में भी यही कुछ चल रहा था। यही बजट थे, हमने कोई और इसी तरह से कोई जिद्दत नहीं दिखाई, कोई रिफॉर्म नहीं किया, बस ये अकाउंटिंग है हमारा बजट। ये हम फिर इसको स्टेबलाइजेशन कैसे कह सकते हैं कि मतलब स्टेबलाइज हो रही है इकोनॉमी? हम सुन रहे हैं ना, मौजूदा हुक्मरानों से भी सुन रहे हैं स्टेबिलिटी आ रही है। स्टेबलाइजेशन मतलब मजीद कर्जे लेकर IMF से या दीगर ममालिक से स्टेबलाइजेशन की तरफ जा रही है। सर कर्जे भी आप ले रहे हैं और अवाम पे बोझ भी डाल रहे हैं। आपकी इकॉनमी क्या पिछले साल के मुकाबले में ग्रो किया उसने? क्या आपके रुपया कमज़ोर हुआ है कि डॉलर मजबूत हो गया तो महंगाई नहीं? आपने अजाफी टैक्स जो पिछले साल आपकी इनकम थी, जो आज इनकम है, इसका जो आपस में फ़र्क है वो अजाफी टैक्स है। बिल्कुल, वो 4,000 साढ़े 4,000 अरब जो है आपने अवाम की जेब से निकाला है। और आज भी इनको बताया भी गया, वजीर खजाना साहब के पास जवाब नहीं था जब उनको बताया जाता कि सेनेट हो, प्राइम मिनिस्टर हाउस हो, तमाम उनकी अपनी मिनिस्ट्री हो, सबके अखराजात बढ़ाए गए हैं, उस पर कोई एक लफ्ज भी नहीं था कि हुकूमती अखराजात। वो भी 650 से 839 में चला गया, 200 अरब वहाँ भी बढ़ा है। महंगाई हुई है ना, आपने तनख्वाहें बढ़ा दी हैं। तनख्वाहें भी आप यकीन करें कि उस बेचारे जिसकी 25% बढ़ाई है वो भी बेसिक इनकम बढ़ाई जाती है और टैक्स उसमें इजाफी लगा दी है, तो वो घर महल 10% भी लेके नहीं जाएगा। और सर ये पेट्रोलियम लेवी और ये सब पे टैक्सेस लगा के ये तो फिर ये इन्फ्लेशन, ये फिर क्या मौजूदा हुकूमत शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत क्या ये सस्टेन कर पाएगी अवामी प्रेशर? देखिए मैं पहले कहा है कि आप किसी को यहाँ बैठा दें, अगर वो रिफॉर्म नहीं करेगा, वो जिद्दत से काम नहीं करेगा, वो टैक्स नेट नहीं बढ़ाएगा, इस मुल्क के जो अशराफिया हैं सो कॉल्ड उनके पीछे नहीं जाएगा, टैक्स चोरों के पीछे नहीं जाएगा, तो फिर मुल्क नहीं चलेगा। फिर आपको यही करना पड़ेगा। राइट अच्छा, और साथ साथ मिफ्ता साहब ने कल कहा, कल जो स्टील और स्क्रैप पे जो ड्यूटीज़ ख़त्म कर दी हैं, मिफ्ता साहब कहते हैं ये पर्ची बहुत बड़ी है जिसकी वजह से इकदाम किया गया है। पता नहीं वो मिफ्ता साहब ने किस मजाक में किया होगा, लेकिन बहरहाल देखिए यही वो खराबियां हैं। जब आप अवाम पे टैक्स लगाएंगे, आप छूट दे रहे हैं, उसकी वजह बताएं कि हम छूट क्यों दे। तो आपने तो पहले ही कह दिया 0.1% जो है, 0.1% जिन्होंने पूरा कैप्चर किया 24 करोड़ का 0.1% पता नहीं क्या बनता है, और 4,000 अरब रुपए तक की उनको एग्जेम्पशंस मिल रही हैं। सो ये इस तरह से मुल्क को किस डायरेक्शन पे लेके जा रहे हैं। और आपने जिस तरह से कहा कि ना इंटेंट है और ना ही ये सलाहियत रखते हैं, और फिर ये जो ये बात करते हैं
पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाए बगैर अब्बासी साहब, आपको लगता है कि माशी इस्तेहकाम या फिर इससे जुड़ा जो आप सरमायाकारी की बातें कर रहे हैं, अभी अब चीन का दौरा करके आए हैं मौजूदा वजीर आजम अपनी पूरे डेलीगेशन के साथ, कोई आके सरमायाकारी करने मांगेगा इस मुल्क में? सरमायाकारी कब हुई थी इस मुल्क में? उस वक्त का नाम बता दें। जिस मुल्क में इंसाफ का निज़ाम नहीं होगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, इलेक्शन चोरी होंगे, आपकी अदालतें काम नहीं करेंगी, रिलीफ नहीं दे पाएंगी, तो फिर वहाँ पे कौन आके सरमायाकारी करेगा? आप ये देख लें कि आपके लोग तो यहाँ से बाहर जाकर दुबई में दुनिया का हर मुल्क से इन्वेस्टमेंट आती है। तीसरी बड़ी इन्वेस्टर पाकिस्तानी है इस साल, तीसरे बड़े, यानी दुबई के अपने लोगों से ज़्यादा पाकिस्तानी ने इन्वेस्ट किया है। लास्ट टाइम हम पिछले साल 5वें नंबर पे थे, अब हम तीसरे नंबर पे हैं। रूस और यूएई के लोगों को हमने बीट कर दिया। तो ये आपको मामलात को बदलना पड़ेगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ सियासी इस्तेहकाम, और ये बात, इस बात का जिक्र आप वज़ीर ख़ज़ाना की तकरीर का जो आखिरी पैराग्राफ है उसको पढ़ें, इस बात का जिक्र उन्होंने भी किया है। अगर हम सब इकट्ठे नहीं होंगे, सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, ये तफरीक दूर नहीं करेंगे तो मईशत मजबूत नहीं होगी, सर, बजट कामयाब नहीं होगा। आपको लगता है कि सबको इकट्ठे करने में अब सुप्रीम कोर्ट कोई रोल प्ले कर सकती है और चीफ जस्टिस साहब, क्योंकि उन्होंने तो इशारा, आपको याद होगा नायब अमेंडमेंट्स केस में भी उन्होंने ये इशारा इमरान खान साहब को भी यही बात कही कि इमरान खान साहब भी मुज़ाकरात की तरफ आएँ और उनकी तरफ देखा जा रहा है और तमाम जो है वो स्टेबिलिटी लाने के लिए। सो आपको लगता है कि ही विल बी एबल टू प्ले अ रोल? कोई रोल प्ले करे, मैं 6-7 लोग हैं, आज मुल्क की जिम्मेदारी उनके हाथ में है। अगर उनके अंदर भी तफरीक रहेगी, अगर वो भी मुल्क के बारे में नहीं सोचेंगे, अपनी कुर्सियों के बारे में सोचेंगे, आज कुर्सियाँ एक तरफ कर दें, आज मुल्क के मसाइल का हल ढूंढें। मसाइल पेचीदा और मुश्किल से मुश्किल तर होते जा रहे हैं। क्या आपका बजट इम्प्रूव किया है पिछले साल के बजट से, या 5 साल के पहले के बजट से, या 10 साल या 20 साल या 30 साल? बतदरीज एक जवाल है, वो जवाल अब बहुत तेज़ी से बढ़ गया है और वो वक्त दूर नहीं कि आप इसको बैलेंस नहीं कर पाएंगे। आज तो आपने ज़्यादा इनकम शो करके जो इजाफी टैक्स लगाएंगे वो पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, आपने उसके बावजूद 8,500 का खसारा दिखा दिया और बजट को एक तरह बैलेंस तो कर दिया। अब सूबे वो कहते हैं हमने टैक्स फ्री बजट लगाया है। भाई ये आपकी सबसे बड़ी नाकामी है। टैक्स फ्री तो आप टैक्स फ्री लगाएंगे तो फिर वफाकी हुकूमत लगाएगी। एग्जैक्टली आपका जिम्मेदारी है कि आपको जो पैसे मिल रहे हैं, जो नेक्सी अवार्ड है, उसके तहत जिम्मेदारी भी कबूल करें। बिजली की चोरी हो गई है, जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है। गैस चोरी हो रही है, जिम्मेदारी आपकी है। टैक्स कलेक्शन नहीं हो रहा, पुलिस आपके पास है। ये अब हम अलहदा अपने उसमें अपने बबल में नहीं रह सकते कि मैं उधर बैठा हूँ, मैं इधर बैठा हूँ, मैं इस्टेब्लिशमेंट हूँ, मैं जज हूँ, मैं सियासतदान हूँ, मैं इमरान खान हूँ, मैं नवाज। आपको इकट्ठे होना पड़ेगा मुल्क के लिए, आपके पास चॉइस अब नहीं रही। सर, लेकिन इकट्ठे होते हुए देख रहे हैं, एक वो इमरान खान साहब ही वो खुद भी कहते हैं कि उन्होंने बात उनसे करनी है जिनके पास इख्तियार हो। सो उनको गवर्नमेंट से बात करनी चाहिए, सियासी जमातों से बात करनी चाहिए, एस्टैब्लिशमेंट की तरफ देखना चाहिए। जब वो इक़्तिदार ढूंढना छोड़ देंगे, यहाँ इन कुर्सियों को छोड़ना पड़ेगा सबको, फिर जाके आपको रास्ता नजर आएगा। वो क्या यही नेगोशिएट करेंगे ना कि इलेक्शन चोरी हो गया, मुझे इक़्तिदार मेरा है, मुझे दे दें। हो सकता है उनकी बात दुरुस्त हो, लेकिन क्या आज ये मुल्क का सबसे यही बड़ा मसला है? ये है मसला, मैं इसको कबूल करता हूँ कि अगर आप इलेक्शन चोरी करेंगे, इस्तेहकाम नहीं होगा, मुल्क आगे नहीं चलेगा। लेकिन आज ज़रा इन चीज़ों को एक तरफ रख दें। आप बैठे हुए जब मुल्क में नज़र आएंगे मुल्क की आवाम को, तो आपको एक बेहतरी आएगी मुल्क के अंदर। तफरीक में हमेशा खराबी होगी। सो भाई साहब, आप कह रहे हैं जहाँ पर सबको अपनी कुर्सियों को छोड़ देना चाहिए, आपको लगता है कि ये क्या कुर्सियों का लालच छोड़ दें, मुल्क के मुफाद का लालच शुरू कर जो इस वक्त इक़्तिदार पे, आपको लगता है कि वो इस किस्म का एक फॉर्मूला अडॉप्ट करने मांगेंगे? आज नहीं तो कल करना पड़ेगा। ये लीडरशिप यही होती है कि जो आगे के मसाइल को आज देख ले, उनको आज से हल करना शुरू कर दे। आपके मसाइल तो आज से कई अशरे पहले हल होने चाहिए थे, आपने नहीं किए। अब वो बहुत पेचीदा हो गए, आज नहीं करेंगे कल और ज़्यादा पेचीदा हो जाएंगे। आपने भी चूँकि ये तमाम मसाइल को असेस करते हुए आपने डिसीजन लिया और अपनी एक सियासी जमात आपने बनाई, बाकायदा तौर पे कब लॉन्च होगी वो भी आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद, और हमारे साथ डिस्कशन में शामिल हैं साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब। नवाज शरीफ साहब ने 28 मई को आपका जिक्र बड़े अच्छे अल्फाज में किया और उन्होंने कहा आपने उनका बड़ा साथ दिया, जेलें काटी हैं इकट्ठे, और उसके बाद भी उन्होंने आपका दोबारा जिक्र किया। सो इससे क्या आवाम अखज़
करें? ये कोई मुलाकात के लिए आपसे रुजू किया गया उनकी जानिब से? नहीं, मुलाकात का कोई वो देखिए, मुलाकात तो एक 35 साल का रिश्ता है। मुलाकात जब वो चाहेंगे मुलाकात हो जाएगी, लेकिन मैं उस सियासत इत्तेफाक नहीं करता जिसका चुनाव उन्होंने किया है। हम तो वोट को इज्जत दो की सियासत के साथ थे। आपने एक सियासत बदली, मैं उसका हिस्सा नहीं बना। सीधी बात है, मेरे कोई नाराज़गी नहीं है, कोई खफगी नहीं है, कोई शिकवा नहीं है, गिला नहीं है, बट मैं उस सियासत से नहीं चल सकता। और मैंने यही किया, मैं इलेक्शन नहीं लड़ा, बात खत्म। मैंने 1 साल पहले मियाँ साहब को बता दिया था। मैं उनके साथ ज़ाती रिश्ते का बेपनाह एहतराम है मुझे। एक 35 पूरी ज़िंदगी का रिश्ता है, कोई मामूली बात। मैं 29 साल मेरी उम्र थी जब मैं सियासत में आया हूँ। उस दिन का रिश्ता है, बहुत एहतराम का रिश्ता है। उन्होंने हमेशा बहुत इज़्ज़त दी है। आज भी ये एक बड़ा कम इस तरह होता है कि आप एक जमात में ना हो और उस जमात के लीडर आपके बारे में बात कर रहे हैं। उनकी बहुत मेहरबानी है, उनकी बड़ाई है। राइट भाई साहब, और आपकी सियासी जमात से मुतालिक उसके हवाले से भी बड़े लोगों को इस हवाले से भी बड़ी तशवीश है कि कौन कौन किन किन के शमूलियत का इम्कान अवाम जो है वो उसके हवाले से बड़ी क्यूरोसिटी रखती है। जी, ये शख्सियात की जमात नहीं है, ये सोच की जमात है। जमातें सोच पे बनती है, लेकिन आपको लगता है, शख्सियात से नहीं बनती। सॉरी फॉर इंटरप्शन, लेकिन मौजूदा पॉलिटिकल लैंडस्केप में आपको लगता है कि पॉलिटिकल पार्टी आपकी सस्टेन आप कर पाएंगे जहां पर सारी की सारी वो शख्सियात ही पर फोकस्ड ज़्यादा नजर आते हैं? और पॉलिटिकल पार्टी क्या वो कामयाबी हासिल कर की है उन्होंने? क्या मुल्क के हालात बेहतर हुए हैं? ये तो नाकामी की दास्तान है। हमारी सियासत आज जो इक़्तिदार की सियासत है, इक़्तिदार बराए इक़्तिदार, ये नाकामी की दास्तान है। आज मुल्क कहाँ पर खड़ा है? तो उधर कुछ देने को नहीं है, सलाहियत नहीं है, वो सोच नहीं है जिसकी आज ज़रूरत है। तो हम उस सोच की बात करेंगे, लोगों के पास जाएंगे। हम किसी पे गए नहीं अभी तक, हम जाएंगे, उनसे बात करेंगे, दावत देंगे। एक मकसद के लिए इक़्तिदार आनी जानी चीज़ है, लेकिन जब सोच होगी, आप एक असूल पे खड़े होंगे, आइन की बात करेंगे। आपको आज कोई आइन की बात करता नज़र आता है? मुल्क एक छोटा कारोबार नहीं चलता, एक दुकान नहीं चलती, घर नहीं चलता जहाँ ज़ाब्ता ना हो। हम 24 करोड़ के मुल्क को ज़ाब्ते के बगैर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी सियासी जमात अब्बासी साहब एस्टैब्लिशमेंट की बैकिंग के बगैर कामयाब हो जाएगी? एस्टैब्लिशमेंट की बैकिंग, तारीख तो ये बताती है कि जिसको एस्टैब्लिशमेंट ने बैक किया वो नाकाम ही हुआ है। इसकी बड़ी वाज़ेह मिसाल इमरान खान साहब है। और जेल भी गए, और जेल भी गए, और जेल भी जा। इसलिए हम एस्टैब्लिशमेंट की जमातें छोड़ के आए हैं। तो बैकिंग भी जरूर, एक आइन में फौज का एक रोल है, उसी रोल पे रहना चाहिए। रिश्ते आइनी होने चाहिए, इक़्तिदार के असूल के लिए नहीं। बात मुल्क की होनी चाहिए। बिल्कुल, जिस चीज़ में आइन के मुताबिक, अगर आइन में कोई ख़राबी है, सब मिलकर उसकी तस्हीह कर लें, अमेंड कर दें आइन को अगर ज़रूरत है। मैं तो समझता हूँ आइन बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर किसी का ख्याल है कि ये नहीं, इसमें कुछ और होना चाहिए, बदल लें। और वो भी आवाम की मर्जी के मुताबिक बदला जाता है। आप खुद नहीं बदल सकते, अवाम के नुमाइंदे ही बदलते हैं। बिल्कुल। भाई साहब, इलेक्टेबल्स पे तो फोकस नहीं किया जाएगा, नए चेहरों को तरजीह देंगे? इलेक्टेबल वो लोग जो क्रेडिबल हों, इंटेग्रिटी वाले हों, सलाहियत वाले हों, एक सोच रखते हों, इलेक्टेबल हों या ना हों। अभी जो हम 20, 30, 40 लोग हैं, उनमें से अक्सर लोग सियासत में नहीं हैं, लेकिन वो काबिलियत वाले लोग हैं, सलाहियत वाले लोग हैं। और उसके बाद लोग आपके सफ़र में, एक सफ़र होता है, ये शामिल हो जाएंगे। ये जो जमातें पहले दिन बनती है ना, मेरे 10 इलेक्टेबल इधर बैठे हैं, 20 इधर बैठे हैं, हमेशा नाकाम होती हैं। वो एक लोगों का मजमूआ होता है, वो सोच नहीं होती। तो हम तो सोच की बात कर रहे हैं, एक फिक्र, एक रास्ते की बात कर रहे हैं। तो भाई साहब, वो 30-40 लोग जो हैं उसके हवाले से कुछ नाम तो बताएं नाम आ जाएंगे जब लॉन्च करेंगे। हमें 4-5 लोगों का पता है, मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, मुस्तफा नवाज खोकर साहब का भी बल्कि अब नाम जो है वो कह रहे हैं कि सब आ जाएंगे। देखिए, खोकर साहब भी इलेक्शन वाले, मैंने कहा ना कि हम लोगों पे फोकस नहीं कर रहे, हम एक सोच पे फोकस, हम एक रास्ता अवाम के सामने रखेंगे कि मुल्क किस तरह ठीक होना चाहिए, क्या करने की ज़रूरत है, सलाहियत किसके पास है। आज इन तीनों जमातों ने यह साबित कर दिया कि इनके पास कोई सलाहियत नहीं है, इनके पास कोई सोच नहीं है मुल्क के मसाइल हल करने की। वरना आज मुल्क की बात कर रहे होते। आज डिबेट हो रही है ना पार्लियामेंट में, बजट पे कोई बात कर रहा है? वो तो बल्कि ऑपोजिशन कह रही है खिलाफ वर्जी की आर्टिकल 73 की। आपने ना वो पिंक बुक्स पेश किए हैं, ना आपने एनुअल बजट स्टेटमेंट, आपने फाइनेंस बिल टेबल नहीं किया, और आपने बजट पास बिल जो है वो पेश कर रहे हैं। प्रोसीजरल बातें हैं ना, स्पीच वो पढ़ लेते। फाइनेंस बिल मौजूद है, बजट की डॉक्यूमेंट मौजूद है, उस पर बात करें कि आपके हल क्या है। वो कह रहे हैं दिए नहीं है सब सर, इक़्तिदार दिए उधर ही पड़े होते हैं, पढ़ लें ना। मैं बहुत से, मैं 30-35 बजट तो मैं देख चुका हूँ। ये
ये आपका ये एतराज़ दुरुस्त, प्रोसीजरली दुरुस्त है। स्पीकर को कह दे भाई ये पेश कर दो, कल आ जाएंगे। लेकिन आपकी तैयारी होनी चाहिए कि आपकी क्या सोच है, आप कैसा बजट पेश करेंगे। सर, पीपल्स पार्टी बीइंग एन एलाय ऑफ दिस गवर्नमेंट, उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ भी बिलावल साहब ने अटेंड नहीं किया और आज भी पंजाब का जब बजट पेश हो रहा था पीपल्स पार्टी ने फिर बॉयकॉट कर लिया। सो आपको लगता है वो जेन्युइनली एहतजाज कर रहे हैं कि जी उनसे मशावरत नहीं की गई है? देखिए, जेन्युइन आप हुकूमत का हिस्सा है, हुकूमत आपकी वजह से कायम है, तो जो कुछ हुकूमत करेगी, अच्छा करेगी, बुरा करेगी, आप उसमें हिस्सेदार हैं। आप उससे इस्तिस्ना हासिल नहीं कर सकते कि नहीं मैं इसका हिस्सा नहीं हूँ। तो आपको लग रहा है कि इस्तिस्ना हासिल करने के लिए अवाम में एक जरा पजीराई या हिमायत हासिल करने के लिए कहा जा रहा है, एक पॉलिटिकल स्टंट के तौर पर? अगर वो वोट नहीं करेंगे बजट को, बजट डिफीट हो जाएगा, फिर क्या होगा? आपको लगता है पीपल्स पार्टी वोट नहीं करेगी? अगर वो वोट करेंगे तो फिर हिस्सा है ना, नहीं करेंगे। अगर आपने हिस्सा नहीं बनना है बजट का, आप सपोर्ट नहीं कर रहे, जो कि वो कह रहे हैं हम बाइकआउट करेंगे, तो फिर राइट, फिर तो हुकूमत नहीं रहेगी, जाहिर है। बिल्कुल। भाई साहब, आपने बीच में जिक्र किया जहाँ पर तमाम जो लूप होल्स हैं हमारे मुल्क में इस वक्त मौजूदा निज़ाम फ्रॉम के इंसाफ की डिस्पेंसेशन से नहीं न होने से लेकर तमाम जो मसाइल का सामना है। एक ATC के जज सरगोदा के, उनका भी लेटर गुज़श्ता रोज़ सामने आ गया मदाखलत के हवाले से, और किस किस्म की और कितनी इंटेंसली मदाखलत की जा रही है इस वक्त। और आपको 6 जजेस का वो लेटर भी याद होगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑनरेबल जजेस का। कितनी अलार्मिंग है ये जुडिशरी और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान जो ये एक रिफ्ट नज़र आ रही है, जो कि अब एक नेक्स्ट लेवल पे, क्योंकि हर आए दिन जो है हमें कोई ना कुछ सर्फेस होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, अगर वो शिकवा है जजेस का, जो आज खत आया है, और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का बड़ा हाई कोर्ट ले, उनकी जिम्मेदारी है, लिया उस पर बड़े सख्त रिमार्क्स तो करें, बिल्कुल आप कार्रवाई करें, आईन है ना मुल्क में। पहले 6 जजेस ने कहा कि जनाब हमारे कामों में मुदाखलत हो रही है, हमें ये बताएं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा, इस मुल्क की अदलिया के मामलात का सबसे बड़ा इदारा है, उन्होंने लिखा कि हमने हलफ लिया हुआ है, क्या हम अपने हलफ के मुताबिक काम करें या ना करें। 3 महीने हो गए, उनको जवाब नहीं मिला आज तक। ये बदनसीबी है हमारी, फिर मुल्क का निज़ाम कैसे चलेगा? हम इस बात को समझते नहीं हैं। हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। जो इन्वेस्टर ये देखता है कि इस मुल्क में हाई कोर्ट के जज जो हैं ये बात कर रहे हैं, वो आके इन्वेस्ट करेगा इस मुल्क के अंदर कि मेरी इन्वेस्टमेंट, जो जजेस को प्रोटेक्शन नहीं है, जो जजेस आज शिकायत कर रहे हैं, तो जो इन्वेस्टर होगा वो ये पूछता है इन्वेस्टमेंट से पहले कि भाई मुझे कोई मसला हुआ तो मैं किसके पास जाऊँगा, इनको जजेस को खुद इंसाफ नहीं मिल रहा, मैं इनके पास जाके क्या करूँगा। ये बड़ी संजीदा बातें हैं, बड़ी गहरी बातें हैं, हम इन बातों को हमें समझना पड़ेगा। सर, ये जो कर रहे हैं इनको ये समझ आ रही नहीं है? वैसे सर, मेरा ऐसे गर्ज नहीं है कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, तारीख देख लें, ये सब काम पहले भी होते रहे, क्या मुल्क का फ़ायदा हुआ है? और आप जब इस वज़ारत उज़्मा के मनसब पे थे तब भी हो रहा था? जी, तब भी हो रहे थे। ये सिलसिला जारी है, हमने नहीं रोका उसको, न वो रुकता है, वो मज़ीद बदतर होता जाता है। मेरे बैठे हुए ये धरना आपके सामने हुआ, बलूचिस्तान गवर्नमेंट गायब हो गई, सेनेट का इलेक्शन चोरी हो गया, चेयरमैन सेनेट, उसकी कोई मेंबर ही नहीं था, वो चेयरमैन सेनेट बन गया। तो ये तमाशे हमने लगाए रखे हैं, आज की बात नहीं है, बड़े अरसे से लगे हुए हैं। और हर दफ़ा हमने मार खाई है, इस मुल्क ने मार खाई है, इसकी आवाम ने मार खाई है। मैं हैरान हूँ कि मुझे ये बता दें कि इस सारे काम से फ़ायदा किसको होता है। हर मुल्क का नुकसान हो रहा है, अवाम का नुकसान हो रहा है, हर इदारे का नुकसान हो रहा है, सामने है सबके। मैं भाई साहब जल्दी आपका जवाब चाहूँगी इस पे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने अभी रिसेंटली कहा कि इमरान खान साहब इस हालिया इलेक्शंस में 2/3 अक्सरियत से भी ज़्यादा वोट उनको मिले हैं। आप अग्री करते? पता नहीं, मेरे पास कोई ऐसी नॉलेज नहीं है। वोट गिन लें ना, फॉर्म 45 वाले गिन लें, कोई इनफॉर्मली फैसला कर देना कितने वोट लिए, किसने लिए आप। और अगर गिन लिए सर, गिन के बता देना कितने वोट लिए। मैं तो आपको ये भी कहूँगा कि शायद आपको मुल्क को प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन भी ले जाएं, हालांकि मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन फिर भी मुझे आज के हालात में ये हल नज़र आता है कि आप प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में चले जाएं। उसकी जो खराबी है वो मैं बयान कर सकता हूँ कभी, लेकिन आज शायद ये आपके पास हल हो। तो आपके ख्याल में री इलेक्शन की तरफ जाया जाए या प्रोपोर्शनल की तरफ? नहीं, प्रोपोर्शनल, अगला री इलेक्शन करा ले प्रोपोर्शनल बेसिस पे, आइन अमेंड करना पड़ेगा, आइन आपको अमेंड करना पड़ेगा। राइट। और भाई साहब, क्योंकि ये मेरी राय है, मैं पहले कहा कि मैं प्रोपोर्शनल से, मेरा उसके खिलाफ बहुत सी रिजर्वेशंस भी हैं,
लेकिन मौजूदा हालात में शायद वो एक हल निकल सके। राइट। और आखिर में, क्योंकि नैब के हवाले से आप हमेशा से एक आपका बड़ा क्लियर स्टांस और एक कंसिस्टेंट पोजीशन आपकी रही है, आप कहते हैं कि इससे जान छुड़वाई जाए, इसको बंद कर देना चाहिए। आप सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को लेकर क्या एंटिसिपेट वैसे आप कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट क्या है? पार्लियामान ने पास कर दी है अमेंडमेंट्स, आप कैसे स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं? किस बुनियाद पे कर सकते हैं? जो सुप्रीम कोर्ट तो फैसला ये देना चाहिए कि ख़त्म कर देते हैं हम नैब को। मैं नैब के बारे में नहीं कह रहा, मैं तो पूरे दावे से कह रहा हूँ कि अगर आप नैब को रखेंगे आपकी हुकूमत नहीं चलेगी। इसका इतराफ़ हुकूमत ने खुद कर लिया है, SIFC बनाई है जो नैब से इस्तिस्ना है। तो क्या मतलब है? आप खुद कह रहे नहीं नैब बड़ा गलत इदारा है, मैं तुमको इससे बचाऊंगा, तो मुझे बचाए मत, इसको ख़त्म कर दे, इस मुल्क को बचाए। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। साबिक वज़ीर शाहिद खाकान अब्बासी साहब इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक थे। इसी के साथ ही बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ, हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। मिर्जा साहब सीनियर माहिर कानून, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सलमान साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सलमान साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कहा था कि मेरे दौर में मदाखलत नहीं हुई, लेकिन बाकायदा तौर पर एक और गवाही सामने आई है और जो 7 जून को रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट को सबमिट हुई है जज मोहम्मद अब्बास साहब की जानिब से, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज हैं, जिसमें वो इंकशाफ कर रहे हैं कि मदाखलत हुई है, किस तरह से जो इंटिमिडेशन टैक्टिक्स हैं, कभी सुई गैस का मीटर जो है वो तोड़ दिया जाता है, कभी इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो फेक किस्म का भेज दिया जाता है, कभी पैगामात भिजवाए जा रहे होते हैं एजेंसीज की जानिब से। सो इस पर आज लाहौर हाई कोर्ट में समाअत भी हुई और बहुत इंटरेस्टिंग किस्म की IG पंजाब साहब ने कुछ दलाइल भी दिए कि जियो फेंसिंग भी वो कहते हैं मुमकिन नहीं है, डेटा भी नहीं मिल सकता क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं बट सेल्यूलर कंपनीज को कि डेटा नहीं दिया जा सकता। सो आपको ये पूरा ये मामला जाता हुआ किस जानिब नजर आ रहा है? देखिए, इसमें खुशाइन बात तो ये है कि अब माशरे में और हमारे जो जुडिशल आप कह लीजिए अदालती जो हल्के हैं उनमें एक जुर्रत पैदा हो रही है। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान ने खत लिखा वो एक तारीखी लम्हा था। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान ने ही अपनी बात का इआदा किया है। जिस तरह कुछ जज साहिबान की ज़ात पर हमला किया गया, सोशल मीडिया पे उनके कवायफ उछाले गए, उनकी ज़ात के हवाले से मंजूर नज़र एंकर्स और सहाफ़ियों से हर्जा सराई कराई गई, वो तमाम बात सामने है और ये प्रेशर जो है दबाव डालने के जुमरे ही में ये तमाम बात आती है। लिहाजा अब तो ये बिल्कुल बात वाज़ेह है कि ये कोई माजी का वाक़या नहीं है अदालतों पे दबाव, ये हमारी आज की रोज़मर्रा हकीकत है। और जो ये सरगोदा में सेशन जज साहब ने खत लिखा है ये जाहिर करता है कि अब एक अज़म जो है दबाव के खिलाफ, गैर आईनी हरबों के खिलाफ, वो माशरे में और हमारे सिविलियन इदारों में फैल रहा है और ये अच्छी बात है। इसी से कौमें आगे बढ़ती हैं, इसी से जमहूरियत जो है वो मुस्तहकम होती है, इसी से आईनी निज़ाम जो है वो मजबूत होता है। जब माशरे में एक इत्तफाक राय पैदा हो जाए, कंसेंसस पैदा हो जाए कि ये मामलात काबिल कबूल नहीं है, ये तरीके काबिल कबूल नहीं है, जब आप, मैं, हमारे हर सतह के जज साहिबान, हमारे माशरे के लोग, चाहे वो किसी दफ्तर में काम करते हों, सरकारी गैर सरकारी, हम सब जब यकजुबान होंगे और कहेंगे कि हमारा आइन और हमारे आइनी उसूल हमें अजीज हैं, तो फिर आप देखेंगे कि माशरा जो है वो तब्दील होगा। बट सलमान साहब लेकिन 6 जजेस का खत भी माजरत के साथ अभी वो मामला भी लगता है कि बैक बर्नर पे चला गया है। सहाफ़ी अरशद शरीफ शहीद साहब की केस जो है आज पूरा 1 साल हो गया है, सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा केस नहीं लगाया। सो ये मामला जो कोअर्जन टैक्टिक्स है, इंटिमिडेशन टैक्टिक्स है, आए दिन सरफेस कर रही हैं चीज़ें, लोग गवाही दे रहे हैं, रिपोर्ट सबमिट हो रही हैं, लेकिन ये किस लेवल पर जाकर आपको एड्रेस होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, मैंने ये तारीखी अमल है, हमें मुज़ाहमत नजर आ रही है, पहले से ज्यादा मुज़ाहमत नजर आ रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि तमाम मामला ठीक हो गया और तमाम अदलिया जो है वो एक जुबान हो गई। अदलिया में बाज जज साहिबान हैं और मैं ये खुशगुमानी पेश कर रहा हूँ कि उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है जो जबर को सहने की ताकत रखते हैं, जबर के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई अक्सरियत इस जानिब आ गई है। हमारे निज़ाम पे जो एक साया रहा है दहाइयों से, जबर का, ताकत का, खौफ का, वो मौजूद है आज भी। सवाल सिर्फ यही है कि हम कितनी बड़ी तादाद में मुज़ाहमत करते हैं। तो ये एक मुज़ाहमत का अमल है जो तकाई है, जो चल रहा है।
मैं नहीं आपसे ये कह रहा कि सब मामला 2 हफ्तों में या 2 महीनों में ठीक हो जाएंगे, नहीं होंगे। हम एक अमल से गुजर रहे हैं, अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं। हमारे लिए यही है कि हम अपना रोल जो है वो खुलूस नीयत से अदा करें और आइन और कानून और इंसानी हुकूक के साथ खड़े रहें। राइट सलमान साहब, आज इद्दत केस से मुतालिक भी मैं ज़रूर जानना चाहूँगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस केस की अपील का 1 माह में फैसला करने और सेशन कोर्ट को 10 रोज़ में सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर फैसला करने का हुक्म दे दिया है। पहले तो नाजरीन के लिए इसको कैसे आप डिकोड करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ये जो कहा गया है? देखिए, ये दरख्वास्त इमरान खान साहब की जानिब से मैंने दायर की थी, बुशरा बीबी की जानिब से बैरिस्टर सलमान ज़फदर साहब पेश हुए। देखिए, हुआ ये कि जब ये मुकदमा चल रहा था सेशन जज साहब के सामने, तो 3 माह ये मुकदमा चला, अपील चली, जबकि ट्रायल जो थी जेल में 2 दिनों में खत्म की गई थी। 10-10, 12-12 घंटे की हियरिंग्स करने के बाद हम जेल में पेश हुए सुबह 9 बजे से रात 12 बजे। तो हमने अब अदालत से ये इस्तदा की कि सेशन जज साहब ने 29 मई को फैसला सुनाना था। उस दिन क्या हुआ कि वो फैसला सुनाने से कासिर हो गए और उन्होंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लिखा कि मुकदमा किसी और को दे दिया जाए। तो जाहिर है कि कुछ हुआ, बसे पर्दा उन पे कोई दबाव आया और उन्होंने गलत फैसला करने की बजाय ये मुनासिब समझा कि मुकदमा किसी और को दे दिया जाए। अब जब मुकदमा किसी और जज साहब, एक एडिशनल सेशन जज साहब को मुंतकिल हुआ, तो उसमें कोई वक्त वाजे नहीं था और हम ये भी समझते थे कि ये मुंतकली जो है हमारे अदालती निज़ाम पे एक धब्बा है। अदालती निज़ाम जो है उसकी साख जो है उससे मजरूह होती है। ये तमाम मामला हमने आज अदालत आलिया के सामने रखा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने रखा और वहाँ बज़ाहिर यही नजर आया कि जो कंप्लेनेंट के वकील साहब थे, ये जो हुकूमत की तरफ से सरकारी जो प्रोसिक्यूटर पेश हो रहे थे, वो ये चाहते थे कि अब नए जज साहब के पास ये मामला एक गैर मुइना मुद्दत के लिए पड़ा रहे, तवालत इख्तियार करे और जो इमरान खान साहब हैं, बुशरा बीबी हैं, वो जेल में रहें। तो हमारी इस्तदा ये थी कि अगर मुंतकिली कर भी दी गई है तो इसमें कोई एक वक्त जो है उसका तकर्रुर होना चाहिए और वो अदालत ने हमारी इस्तदा कबूल की और उन्होंने कहा कि जो भी अब आपने करना है 10 दिन में सजा मुअत्तली की जो दरखास्त है उसका फैसला होगा और 30 दिन में अपील का हतमी फैसला होगा। जो भी होगा उसके बाद फरीकैन कोई एक फरीक जो है अपील में हाई कोर्ट आएगा और मामला आगे बढ़ेगा। तो मैं इसको खुशाइंद समझता हूँ आज के फैसले को। इसने हमारे अदालती अमल को आगे बढ़ाया है। जो दबाव था, जिस वजह से सेशन जज साहब ने मुकदमा सुनने से या फैसला सुनाने से इनकार किया, उसके बावजूद हम अब आगे बढ़े हैं। बट सलमान साहब, इमरान खान साहब के केसेस के मुतालिक एक पैटर्न नज़र आता है कि किसी भी केस के फैसला आने से पहले ही दूसरे केसेस तैयार हो चुके होते हैं। सो आपको लगता है इद्दत केस में भी कुछ इसी किस्म का सिमिलर पैटर्न फॉलो किया जाएगा कि फैसला आने से पहले ही शायद 190 बिलियन पाउंड केस में सज़ा सुनाई जा चुकी हो? नहीं, मुमकिन है। देखिए, सजा तो शायद 1 माह में वो नहीं सुना सकेंगे, लेकिन मुकदमे कायम करना तो कोई मुश्किल बात नहीं है। एक फैक्ट्री लगी हुई है। शाह महमूद कुरैशी साहब साइफर के मुकदमे में बरी हुए तो उन पे 9 मुकदमे और बना दिए गए। हम देखते हैं सनम जावेद जो हैं पूरे सूबे में बेल हासिल करती हैं, मियांवाली, सरगोदा, लाहौर, तो उन पे गुजरावाला में मुकदमे बना दिए जाते हैं। तो ये मामला भी बिलाखिर मैं समझता हूँ हमारी आला अदालतों को देखना होगा कि क्या मुकदमा साजी जो है एक सियासी हरबे, एक दबाव के हरबे के तौर पे इस्तेमाल होना चाहिए। क्या अदालतें इस हवाले से बेबस हैं? क्या वो कोई हुक्म नहीं दे सकती? तो ये मामला भी मेरा ख्याल है बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट के सामने आएगा। और जबकि हम तो यही सुनते आए हैं सलमान साहब के अदालतें तो बेबस नहीं होती, अदालतें तो फैसला सुनाती हैं। सलमान साहब, आखिर में मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट का इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील का फैसला चैलेंज किया है और ये अगेन आपकी दरख्वास्त थी, आपका ही केस था जिससे मुतालिक 8 ट्रिब्यूनल्स कायम कर दिए गए थे गुज़िश्ता रोज़ और ये अब बेसिस बना रहे हैं और इलेक्शन कमीशन कहता है कि ट्रिब्यूनल्स की तश्कील इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। लाहौर हाई कोर्ट का ट्रिब्यूनल्स की तश्कील का फैसला कानून के खिलाफ है और अदालत से गुजारिश की जा रही है कि वो इसे कलअदम करार दे। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, ये भी बदकिस्मती है ना। अब नजर ये आ रहा है कि जो इलेक्शन में हुआ, जो हम शिकायत करती हैं कि फ्रॉड हुआ, धांधली हुई, उस धांधली को, उस फ्रॉड को छुपाने की कोशिश की जा रही है और इस कोशिश में बहुत से हल्के, बहुत सी कुव्वतें शामिल हैं।
हमारा जो इलेक्शन एक्ट है 2017 का, जो पार्लियामान ने मुतफक्का तौर पे पास किया था, उसमें ये लिखा है कि इलेक्शन की अपीलें हाई कोर्ट के हाजिर सर्विस जज साहिबान सुनेंगे और उनकी तकर्री जो है वो चीफ जस्टिस उस हाई कोर्ट के जो हैं उनकी कंसेंट से होगी। और कंसेंट का जो लफ्ज है हमारे आइन में भी है और इसके ऊपर बेशुमार अदालती फैसले हैं कि जब चीफ जस्टिस साहब किसी हाई कोर्ट के जज का नाम दे दें तो फिर उसी जज को मुकर्रर करना लाजिम है। इलेक्शन कमीशन के पास क्या जवाब है कि वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के नामजद करदा किसी जज पे एतराज करे और कहे कि ये हमें कबूल नहीं है, हमें कोई और कबूल है। और इसी अस्ना में जब ये मुकदमा मेरा चल रहा था उन्होंने एक ऑर्डिनेंस जारी कराया जिसमें ये कहा कि अब इलेक्शन अपीलें जो हैं वो हाई कोर्ट के हाजिर सर्विस जज नहीं, रिटायर्ड जज जिनको इलेक्शन कमीशन ने मुकर्रर करेगा चंद माह के लिए या चंद सालों के लिए, और कोई उसमें मुशावरत नहीं होगी चीफ जस्टिस साहब से, और उनको दिए जाएंगे ये मुकदमे और उनसे छीने भी जा सकते हैं अगर उनकी कारकर्दगी पसंद ना आए इलेक्शन कमीशन को। तो ये पूरे मैं समझता हूँ हमारे अदालती निज़ाम पे भी और इंतखाबी निज़ाम पे भी एक हमला है कि किसी सूरत जो धांधली हुई वो बाहर ना आए, शफाफियत पैदा ना हो, जो हकीकत है वो अवाम के सामने ना आए और अदालती फैसले ना हो। एक तरफ ये कहते हैं कि आप धांधली का इल्जाम लगाते हैं, जाएं अदालतें आज़ाद हैं, अदालतों में जाएं। अब कौन सी आज़ाद अदालत है जो इलेक्शन कमीशन और ऑर्डिनेंस बनाने वालों ने छोड़ी है हमारे लिए? ये एक लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि हमें हक सच की बात करनी है, हक सच के लिए खड़े होना है। इसका ताल्लुक मेरी नजर में सियासत से नहीं है, इसका ताल्लुक हमारे बुनियादी उसूलों से है, हमारी जो बुनियादी अक़दार हैं उनसे है। इसलिए मैं पूरे माशरे से अपील करता हूँ कि इस मामले को सियासी ना समझे, इस मामले को हमारे इंतखाबी और आईनी निज़ाम की जो जड़ें हैं उनसे मुंसलिक एक मामला समझे। सलमान साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सलमान अकमल राजा साहब, सीनियर माहिर कानून, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इस वक्त हमसे बात कर रहे थे। और इसी के साथ ही प्रोग्राम की टीम अलीरा शिगरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।